जी आप शुरू करें। ओके। अच्छा। जैसे ही फुल आ, स्क्रीन करता हूँ तो स्क्रीन गायब हो जाती है, ब्लैक हो जाती है सारी फुल। हाँ ठीक है, आप शुरू करें। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट ऑपरेटर एंड और हमारा टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास ES6 वर्जन में आए हैं। अ, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में आप लोगों को दिखाऊंगा कि फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में हमारे साथ प्रॉब्लम आती थी एक, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसको रिसॉल्व करने के लिए ES6 में रेस्ट ऑपरेटर आया है। सबसे पहले हम लोग रेस्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे। पहले मेरे ख्याल में अगर स्प्रेड ऑपरेटर बनाएं वो आसान नहीं है, फिर बाद में ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इसको आप बाद में करवा दें। पहले जी। पहले स्प्रेड ऑपरेटर करवाएं, वो ज़रा आसान है ना, तो उसका असल में कंसेप्ट समझ आएगा, तो फिर ये उनको क्लियरली रेस्ट नहीं, ऑपरेटर आ जाएगा। मैं इनको असल में रेस्ट ऑपरेटर करने के बाद ना उसमें एक स्प्रेड ऑपरेटर भी यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इनको आसानी कर रहा हूँ। इस तरह इनको अच्छा वो होएगा। चलो सही ठीक। है। ठीक। अभी मैं सपोज़ करते हैं हमें सम करना है। ठीक है। मैं नीचे ये बॉडी आ गई सम की। मुझे सम करना है 20, 10 और 20। ठीक है। इसका फंक्शन हमें लिखना है। तो इसकी बॉडी में हमें पहले पैरामीटर्स देने होंगे, num1 और num2 मैंने पैरामीटर्स दे दिए। और इसको मैं सिंपली लॉग कराऊंगा सम num1 और प्लस num2। ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। ये सिंपली दो हमारे वैल्यू जो मैंने इधर कॉल कर रहे हैं उसका सम मुझे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। ये देख सकते हैं 30, 10 और प्लस 20 इज इक्वल टू 30। इसमें तो हमारे पास मसला नहीं आ रहा, लेकिन हम खाली दो वैल्यूज़ को तो सम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे सम करे ये तीन वैल्यूज़ कर ले। ठीक है। तीन वैल्यूज़ भी हो सकते हैं सम के लिए। सम के लिए हमारे पास चार वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है। चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यूज़र कुछ भी दे सकता है, चार से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सम जो होगा, ये फंक्शन हमारे पास परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये खाली दो आर्ग्यूमेंट्स के लिए काम करेगा, बाकी अगर उससे तीन हो या उससे ज़्यादा हो तो उसके लिए काम नहीं करेगा। इससे एक ES6 में इससे हमें रिसॉल्व करने के लिए हमारे पास ES6 वर्जन से पहले ही हमारे पास मतलब रेस्ट ऑपरेटर से पहले ही हमारे पास एक सोल्यूशन है। उसका मैं आपको अभी उसके फंक्शन लिख देता हूँ। हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट्स बिल्ट इन आर्ग्यूमेंट फंक्शन आ जाता है, हर फंक्शन के अंदर होता है। वो करता क्या है, मैं पहले आपको सम बॉडी बना लेता हूँ। ठीक है। लॉग आर्ग्यूमेंट्स नाम लिख देता हूँ। अब ये देखिए आप। ठीक है। अच्छा, ये आर्गुमेंट जो है ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, हर फंक्शन के अंदर होता है। ये काम ऐसे करता है कि आप इधर इस जगह पे कॉलिंग के टाइम आप जितने भी आर्गुमेंट्स देते हैं, तो वो सिंपली ये फंक्शन करता है क्या, उस आर्गुमेंट्स को लेके एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैं फ़िलहाल पहले सिंपल कंसोल लॉग कर रहा हूँ। मैंने सम 10 और 20 मैंने दो इसको आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं। ठीक है इधर। और ये बिल्ट इन आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, इन दो वैल्यू को उठाएगा और एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने जब इधर इसको दो वैल्यूज़ दिए तो ये एक मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया है इस बिल्ट इन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। पहली है हमारे पास 10, उसका प्रॉपर्टी ज़ीरो है, मतलब इंडेक्स हो गया। या एरे, मैंने एरे लाइक आपको ऑब्जेक्ट बनाया, तो एरे लाइक ऑब्जेक्ट से मतलब ये है कि उसके सामने उसका प्रॉपर्टी में इंडेक्स होगी और सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब इसके थ्रू, इस आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग यूज़र चाहे जितने भी हम लोग क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स दे दे सम करने के लिए, तो वो इजीली हमारा सम कर सकेगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो दो देता है, तीन देता है, चार देता है या 50 देता है, हमसे उससे कोई गर्ज नहीं है। वो जितने भी हमें आर्ग्यूमेंट्स इधर हमें प्रोवाइड करेगा, वो सिंपली इस आर्ग्यूमेंट फंक्शन में जाके उसको एक ऑब्जेक्ट, एरे लाइक ऑब्जेक्ट बना के फिर हम लोग इस आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग प्रोसेस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं या इसको रहने देते हैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग लूप चलाएंगे।
क्योंकि जितने भी हमें आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो तो इसमें जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लूप करेंगे तो हम लोग उसको ईज़िली सम कर पाएँगे। सबसे पहले मैं एक सम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देता हूँ, ठीक है? उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कर देंगे, फिर आगे जाके हम लोग जब लूप चलाएँगे उसकी हर एक वैल्यू को इटरेट करते हुए हम लोग इसी वेरिएबल में हम लोग सम करते जाएँगे, करते जाएँगे। मैंने फॉर लूप बनाया है, आपको जब मैंने पिछले सेशन में बताया था फॉर इन लूप के बारे में, तो हम फॉर इन यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है, ठीक है? अब लॉग अभी हम लोग इस सम में प्लस इक्वल आर्ग्यूमेंट्स और आई, ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो ये सिंपली कर रहा क्या है, हर एक आर्ग्यूमेंट में जो जितनी भी हमें ये जो इस तरह हमारे पास वैल्यू इधर स्टोर हो रही है, इसको पहले एक वैल्यू को लेगा, वो इस सम में डाल देगा, ठीक है? फिर दूसरी बार जब सम की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 10 से, ठीक है? फिर दूसरी बार जब दूसरी वैल्यू पे आएगी 20, तो वो 10 प्लस 20 हो जाएगी। इधर सिंपली प्लस होते जा रहे हैं वैल्यूज़, चाहे वो जितने भी हो। और इधर हम लोग आखिर में सिंपली लॉग करके सम कर देंगे। अब इसको हमने नीचे हमने वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ये देखें मैंने 2 वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं, इसको 3 भी दिए हुए हैं और 4 भी दिए हुए हैं और एक ही फंक्शन मैंने यूज़ किए। अब इसको देखते हैं ये काम करता है हमारे लिए या नहीं करता है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आप देख सकते हैं पहले हमारे पास आर्ग्यूमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट बना है, 2 वैल्यूज़ मैंने दिए हैं 10 और 20, उसका सम करके मुझे दे दिए 30। अब जब दूसरी बार मैंने दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल किए उस टाइम पे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, 2 की बजाय 3 दे दिए, तो वो 3 ही ऑब्जेक्ट फिर से ऑब्जेक्ट में क्रिएट होके एरे लाइक ऑब्जेक्ट में क्रिएट होके उसके सम मुझे दे दिया 60। 10 प्लस 20 30 और प्लस 30 हो गया 60। अब मैंने अगली दफ़ा 4 दिए हैं तो उसको भी मुझे सम करके सारा सम कर के देख लिया। इसी तरह से हम लोग एक ही फंक्शन के थ्रू हम लोग सारे वैल्यूज़ सम कर पा रहे हैं। अगर इधर यूज़र ने अगर 6 भी दे दिए, 10 भी दे दिए, 20 भी दे दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यही सेम फंक्शन हमारे सम परफॉर्म कर सकता है, कोई एरर नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा, इधर तो हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, आप कह रहे हैं तो रेस्ट ऑपरेटर किधर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अगर हम लोग चाहें, मैं इसको इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि अगर यूज़र पहले आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं, सपोज़ अपना यूज़र नेम दे रहे हैं, ठीक है? अली अपना नाम दे दिया उसने और बाकी उसने न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे दी हैं। अब वो चाहता ये है कि मेरी पहली वैल्यू जो स्ट्रिंग वैल्यू है, अगर इसका सम करे ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये सिंपली सबको कॉन्कैटिनेट करके एक स्ट्रिंग वैल्यू मुझे रिटर्न दे देगा। ये देखें आप इधर देख सकते हैं, इसने कोई सम परफॉर्म नहीं किया, बल्कि सबको एक स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर करके सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप नंबर कभी भी सम नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, प्रॉब्लम इधर क्रिएट हो गई है, लेकिन अब मैं यूज़र चाहता है कि मेरी एक पहली जो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी है इसको इग्नोर करे, इसको एक अलग वेरिएबल में डाल दे या इसको इग्नोर करे और बाकी जो मेरे रेस्ट जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं उसका सम करके मुझे शो कर दें। इधर इसके लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ और एक और मैं आपको या इसी में ही करता हूँ, ठीक है? अब इसके लिए हमें एक तो 2 वेरिएबल 2 इधर हम लोग पैरामीटर देंगे। एक तो मैंने नेम दे दिया, ये करेगा क्या, जो पहला इसका स्ट्रिंग वैल्यू है वो इस नेम में चली जाएगी और मैं इधर 3 डॉट्स लगाता हूँ और एक वेरिएबल का नाम रख देता हूँ। आप मैं इधर आर्ग्स रख लूँ, आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? 3 डॉट लगा दिए मैंने। अच्छा, इन 3 डॉट से मत ये जो 3 डॉट हैं इधर, ये 3 डॉट, इसका मतलब ही रेस्ट ऑपरेटर है, इसे ही हम लोग रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। इधर मैंने सिंपली वेरिएबल का नाम रख दिया है। ये करेगा क्या, पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट इस यूज़र ने पास किया है अली स्ट्रिंग वैल्यू है, वो पहले वेरिएबल नेम में चली जाएगी, ठीक है? और 3 जो डॉट्स हैं रेस्ट, इसका मतलब रेस्ट ऑपरेटर, मतलब उसके बाद रेस्ट जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स यूज़र दे वो स्टोर कर लो इस आर्ग्स वेरिएबल में, और ये वेरिएबल होगा एरे टाइप, ठीक है? इधर आप देख सकते हैं एनी और एरे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब बाकी जितने भी हमारे पास 20 30 इधर 40 हैं, इधर चाहे जो भी हो ज़्यादा भी हो, तो वो सारे वैल्यूज़ हमें एक एरे में स्टोर कर देगा ये वेरिएबल जो कर रहे हैं, ठीक है? अभी इस पे हम लोग, और जब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे तो हम सिर्फ इस वेरिएबल पे चलाएंगे, इस एरे पे चलाएंगे और इसको इग्नोर करेंगे।
तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इन इस अभी आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो अब मैं ये आर जो हमारा एरे का नाम है, ठीक है, इस पे मैं लूप चला रहा हूँ और इसी पे ही हम लोग वो सेम फंक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने दो पैरामीटर दे दिए इसे, ठीक है? एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सम की मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दी, उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया। देखें इधर मैंने नेम पे फॉर लूप नहीं चलाया, नेम पे तो हमें चलाना ही नहीं है, हमें खाली वैल्यूज़ इधर से मिल रही हैं, दूसरे रेस्ट जितने भी हमारे पास इधर वैल्यूज़ होंगे, इधर 3 हैं, इधर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो इधर हमने 3 डॉट का मतलब ये है, इसने एक रेस्ट जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, जो कि ये, और ये वेरिएबल एक एरे है, ठीक है? अब इस एरे पे हमने लूप चलाया है और आई, ठीक है, लूप चला के उसमें हम लोग प्रोसेस करें, हर इटरेशन पे वो सम होता जाएगा, हर एरे की जो वैल्यू होगी वो सम में प्लस होती जाएगी, प्लस होती जाएगी, प्लस होती जाएगी, जितने भी हमारे वैल्यूज़ होंगे उतनी इटरेट करेगी और आखिर में हमने सम को कंसोल कर दिया। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। आप देख सकते हैं इधर 90 आ गया, ठीक है? हमने क्योंकि इसने पहले नेम को इग्नोर किया, अगर हमने पहले जो किया था वो कॉन्केटिनेट हो गया था, लेकिन इधर जब रेस्ट ऑपरेटर मैंने यूज़ किया और नेम वेरिएबल, जब ये जो पहला अली नाम का जो मैंने स्ट्रिंग इसको पास की है, पहली आर्ग्यूमेंट, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो नेम में चला जाएगा, ठीक है? और नेम में हमने इस फंक्शन के अंदर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं किया और बाकी मैंने 3 डॉट्स लगा के एक वेरिएबल असाइन किया, मतलब रेस्ट जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इधर हमारे पास 3 है, आप देख सकते हैं 20, 30, 40, 20, 30 प्लस 50 और 50 प्लस 40 90 हो गया। तो इधर मैंने खाली आर्क्स में ये जो एरे बना था इसमें मैंने परफॉर्म किया सम जो परफॉर्म किया उसकी मुझे रिजल्ट आके इधर शो हो गया 90, ठीक हो गया। अब हम लोग इस पे खाली इसको ऐसे नहीं कर सकते, अभी मैं इसको लॉक करके नेम नेम अलग से मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। अभी मैं इधर नेम डालूँ तो अब मुझे दूसरी लाइन में ये ऊपर सम बताएगा, दूसरी लाइन में मुझे नेम भी बता देगा। ये देख सकते हैं सम 90 हो गया और दूसरे लाइन में 9। अब रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, अब सपोज़ करें कि मैं इसको दोनों में सबसे पहले यूज़र का नाम लूँगा और बाकी वो जितने भी या उसके मार्क्स हो सकते हैं, मार्क्स को हमने सम करना हो, तो मैं उसको बैक लिटरल से, ठीक है, हेलो मैं उसको ग्रीट कर लूँगा, ठीक है? रन टाइम मैं उसको नेम बता दूँगा और योर मार्क्स योर सम इज़ योर सम इज़ उसको सिंपल मैं सम की वैल्यूज़ को शो कर दूँगा। तो मैं रन करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं इधर रन टाइम पे मैंने यूज़र का नाम भी ले लिया और उसने जो सम कराना हो उसकी वैल्यूज़ भी मैंने ले ली और वो मुझे सम भी कर लिया और मुझे कोई एरर भी नहीं दिया। स्ट्रिंग को अलग से उसने मैनेज किया है और वैल्यूज़ को उसने अलग से मैनेज किया है। हेलो अली योर सम इज़ 90, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इधर से देख सकते हैं, इधर मैं और भी वैल्यू डाल सकता हूँ चाहे जितनी भी हो, कोई मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की तरफ और याद रखें कि हम लोग जब रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हुए यूज़ करते हैं हमेशा, और जगह यूज़ नहीं होता। मतलब फंक्शन जब हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे उसके पेरीमीटर में यूज़ होता है। और आप याद रखें कि इसको मैं पहले पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा उसमें मैं पास नहीं कर सकता, ये मुझे एरर देगा, ठीक है? ये जो रेस्ट पैरामीटर होता है, रेस्ट ऑपरेटर, ये हमेशा हम लोग पैरामीटर आखिरी पैरामीटर्स को देते हैं। मतलब ना बीच में हो सकता है ना पहले हो सकता है, ये हमेशा आखिरी होगा, इसलिए इसका रेस्ट जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो इस एरे में डाल दो, ठीक हो गया? ये पहले नहीं हो सकता, ये सबसे आखिरी पैरामीटर होगा, ये याद रखें। और हमेशा फंक्शन जब हम लोग बनाएंगे उस टाइम पे हम लोग इसको उस वक्त हम लोग ये यूज़ करते हैं, बाकी और जगह हम लोग इसकी यूज़ नहीं करते। अच्छा, अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, ये जो 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, ये जो 3 वैल्यूज़ मैंने आर्गुमेंट में दी हैं फंक्शन कॉल के टाइम, इसको मैं एक एरे में दे देता हूँ, एरे बना के लेट ए आर इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट लगा के इसको मैं 20-30 मैंने इसको दे दिया है। अब इसमें मैं दूसरा एक एरे पास कर देता हूँ, यही सेम एरे मैंने जो उसको हमने पहले आर्ग्यूमेंट्स 3 दिए थे उसको मैंने एक एरे में एरे में वेरिएबल में असाइन कर दिया और उस एरे को मैं इधर एज अ आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा,
ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये जो मैंने इधर रेस्ट पैरामीटर इसको दिया है, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। इधर तो मैंने खाली एक आर्ग्यूमेंट दे दिया इसको। एक आर्ग्यूमेंट वो क्या सम करेगा, और एक आर्ग्यूमेंट जो दिया है वो एरे है। ठीक है, इसको मुझे अलग अलग आर्ग्यूमेंट देने हैं, क्योंकि मैंने इधर रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझसे दो या दो से ज़्यादा मुझसे आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करे जो कि वो सम कर सकें, क्योंकि इधर मैंने एक वैल्यू दी है, तो ये गलत है। अच्छा, इधर पर आता है हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है स्प्रेड ऑपरेटर का। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर ये करेगा क्या? इसको स्प्रेड ऑपरेटर भी जो सिंबल है तीन डॉट्स रेस्ट ऑपरेटर की, उसी की तरह है। इसको हम लोग तीन डॉट्स इधर लगा देंगे। ठीक है, ये एक स्प्रेड ऑपरेटर है। ठीक है, ये जो तीन डॉट्स है ये भी एक स्प्रेड ऑपरेटर है, लेकिन याद रहेगा वो हम लोग फंक्शन बनाते हुए खाली यूज़ करते हैं। जब फंक्शन डिफाइन हो रहा हो उस वक्त हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं, और इधर हम लोग जब स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग जब फंक्शन कॉल करेंगे उस टाइम पे यूज़ होता है। और बाकी और भी इसकी यूजेस हैं जो कि इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इधर आप याद रखें वो फंक्शन बनाते हुए हम लोग यूज़ कर रहे थे, इधर हम लोग फंक्शन कॉल के टाइम यूज़ करें। ये करेगा क्या? एरे की जितनी भी वैल्यूज होगी उसको स्प्रेड करके इधर एक एक आर्ग्यूमेंट इसको दे देगा। अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब ये मुझे सिंपली वही परफॉर्म करेगा, हेलो अली योर सम इज, जो भी इसका इन तीन वैल्यूज का सम होगा। ये देख सकते हैं, हेलो अली योर सम इज 90। अगर इसको मैं अलग खाली एरे दे देता तो मुझे ये एरर देता। पहले ये देख सकते हैं, एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे हमारा सम परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक एरे है, न्यूमेरिक एरे है, और ये एक स्ट्रिंग है। तो इसको जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये मुझे कॉन्केटिनेशन कर रहा है, सम नहीं कर रहा। सही हो गया। इसलिए हम लोग इसको, क्योंकि ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है रेस्ट पैरामीटर, तो इसलिए हम लोग इसको स्प्रेड करने के लिए तीन डॉट लगा देते हैं। और ये हमारी जो एरे में हमारी 20 30 40 जो वैल्यूज़ होंगे उसको स्प्रेड करके अलग अलग हमें इधर वैल्यूज़ इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देगा। कैसे करेगा मतलब उसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब ये सिंपल ये करेगा, सम करके पहले तो हमारे पास अली है। ठीक है, अली है, मतलब इसको स्प्रेड करके, मतलब इस एरे में आप देख सकते हैं इस एरे में 20 30 40 है। इस तीन डॉट्स को ये जो मैंने लगाए हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ये इस एरे को स्प्रेड करके इसको एज आर्ग्यूमेंट में 20 30 और 40 अलग अलग करके इसको एज आर्ग्यूमेंट दे देगा। सिंपली ये कर रहा है ये। समझ आ गई? इधर तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्प्रेड। आपने बस आप ये याद रखें, कंफ्यूज ना हो, दोनों सिंबल सेम ही है, तीन डॉट्स ही दोनों के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन आप याद रखें कि हम लोग रेस्ट ऑपरेटर जो है हम लोग वो फंक्शन डिक्लेयर करते हुए देते हैं। मतलब जब फंक्शन हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हों उसके पैरामीटर में खाली यूज़ होता है रेस्ट ऑपरेटर, उसके अलावा हम लोग यूज़ नहीं करते। बाकी जो हमारे इधर स्प्रेड ऑपरेटर आ गया जो कि एक एरे को स्प्रेड करता है। ठीक है, सिंपली वैल्यू से अगर मैं इसको भी कमेंट करूं, ठीक है, अब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं पहले सबसे पहले एक एरे को, ये जो एरे मैंने बनाया है इसको प्रिंट करके देखता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट आया, मतलब ये एक एरे है। ठीक है, अगर अभी मैं इसके साथ तीन डॉट्स लगा देता हूँ, ये मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ कॉलिंग के टाइम, फंक्शन कॉल हो रहा है, इधर लॉग फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग, उसको मैं कॉल। अब आप देखें, इसको मैं प्रिंट, आप देख सकते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट इधर से हट गया। मतलब अभी ये एक एरे कंसिडर नहीं हो रहा, ये अभी एक अलग अलग वैल्यूज़ बन गई हैं, तीन वैल्यूज़ बन गई हैं। ठीक हो गया? स्प्रेड ऑपरेटर इसको स्प्रेड करके अलग अलग वैल्यूज़ बना देता है। अब आते हैं, ये तो एक यूज़ हो गया स्प्रेड ऑपरेटर का। ठीक हो गया, मतलब सिंपली सिंपली आपको कहूँ, सिंपली जो रिवीजन कराता हूँ आपको। रेस्ट पेरीमीटर क्या करता है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट जो होते हैं जो यूज़र आपको देते हैं उसको एक एरे में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। और इसका काम नहीं है, एक एरे में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस एरे पे हम लोग प्रोसेस करते हैं। और जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो एक एरे को वैल्यू, एरे में से वैल्यूज़ हटा के एक अलग अलग वैल्यूज़ बना देता है, सिंपल स्प्रेड कर देता है वैल्यूज़ को। ठीक है,
बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर देते हैं रेस्ट पैरामीटर के। अब इसकी यूज़ स्प्रेड ऑपरेटर की यूजेस खाली इधर तक नहीं है कि हम लोग इसको, इसकी और भी हमारे पास यूजेस हैं। अब अगर मैं एक, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं एक दो एरेज बनाता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, बस 4 तक है। और एक और मैं एरे बनाता हूँ एरे 2 के नाम से, और उसकी वैल्यू में रखता हूँ 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है मुझे, ठीक है। इनको मर्ज करके एक न्यू एरे में मुझे स्टोर करना है। पहले तो हम लोग ऐसे करते थे, जो पहले जो तरीका था, हम ऐसे करते कि एक एरे 3 को, या सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अच्छा, मैंने एक एरे 1 के नाम से एरे बना दिया, उसमें 4 नंबर मैंने स्टोर कर दिए, 1 2 3 4। अब मैं एक दूसरा एरे बनाता हूँ एरे 2 के नाम से, उसमें मैं एरे 1 कर देता हूँ, एरे 1 स्टोर कर देता हूँ। मैं बस उसकी क्लोनिंग कर रहा हूँ, जो एरे 1 में होगा, और मैं एरे 2 को प्रिंट कर रहा हूँ, एरे 2 को मैंने लॉक कर रहा हूँ। इधर मैंने एक एरे बनाई एरे 1 के नाम से, उसमें जो भी वैल्यूज़ थे मैंने उसको क्लोन करके एरे 2 में डाल दिया, ठीक है। अब मैं एक एरे 2 को खाली प्रिंट कर रहा हूँ। आप देख सकते मेरे साथ वैल्यू आएगी, जो भी एरे 1 में थी वो मेरे पास क्लोन होके एरे 2 में आ गई, ठीक है। अब मैं इधर एरे 1 में, एरे 2 में नहीं, याद रखिए एरे 1 में मैं पुश कर रहा हूँ। पुश एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि किसी किसी भी एरे में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है आखिर में, ठीक है। वैल्यू को आखिर में इंसर्ट कर, अभी मैं इसको 5 इंसर्ट कर रहा हूँ एरे 1 में, ठीक है। एरे 1 में मैंने 5 इंसर्ट कर दिया, और एरे 1 की जो वैल्यूज़ थे उसको मैं क्लोन करके एरे 2 में ला रहा हूँ, और फिर मैं एरे 2 को भी प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं एरे 2 को प्रिंट करूँगा। आप देख सकते हैं इधर तो मैंने खाली एरे 1 में पुश किया था, तो वो मुझे एरे 2 में भी चेंजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये हम लोग पहले ऐसे करते थे किसी को क्लोन कॉपी करने के लिए। अब हम, अगर मैं इसको इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ठीक है, 3 डॉट लगा के एरे 1 करता हूँ, ठीक है। एरे 1 कर दिया मैंने। ये कर रहा क्या है, एरे 2 एक एरे है मेरे पास, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से बता दिया, और उसके अंदर मैंने जो एरे 1 की जितनी भी वैल्यूज़ है उसको स्प्रेड करके मैंने इसको वैल्यूज़ पास कर दी एरे 1 की। और अब नेक्स्ट लाइन में इधर आप देख सकते हैं मैंने एरे 1 में पुश कर रहा हूँ 5, ठीक हो गया। अब और मैं प्रिंट कर रहा हूँ खाली एरे 2। जब हमने पहले प्रिंट किया था, जब हम लोग पहले जो क्लोन कर रहे थे पहले तरीके से, वो चेंजेस हमें एरे 2 में भी नज़र आ रही थी, क्योंकि हम लोग एरे 2 में भी नज़र। अभी इधर देखते हैं इसमें क्या होता है। आप इसमें देखिए, जब अभी मैंने इस तरीके से किया स्प्रेड ऑपरेटर के तरीके से, और उसके बाद मैंने एरे 1 में पुश किया, और जब एरे 2 में जो मैंने लॉक किया, प्रिंट किया, तो उसमें मुझे चेंजेस नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमारे स्प्रेड ऑपरेटर हमें चेंजेस ला रही हैं, क्योंकि हमारे पास एक किस्म का एरर भी हो सकता है, क्योंकि हमने खाली हमने इधर ऐसे काम ऐसा हो रहा है कि फ़र्स्ट टाइम तो कॉपी हो रहा है एरे के वैल्यूज़, उसके बाद जो एरे 1 में जो चेंजेस हो रही हैं वो एरे 2 के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और होना भी ऐसे चाहिए, ठीक है। तो पहले ये हमारे पास प्रॉब्लम होती थी, उसको अब हम लोग इस तरीके से हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं। इधर मतलब सिंपल कॉपी हो रही है, उधर क्लोनिंग हो रही है, उधर मतलब उसमें एरे 1 में अगर चेंज आएगी तो एरे 2 में भी आएगी। इधर हम लोग फर्स्ट टाइम तो कॉपी कर लिया एरे 1 की वैल्यूज़, बाकी वो उससे उससे पर रिलेटेड नहीं है। चाहे हम लोग एरे 1 में कोई और कुछ और भी पुश करें, तो एरे 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे आपको डिफरेंस का अंदाज़ा हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और यूज़ भी है कि हम लोग इसको मर्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लेट एरे 3 बनाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एरे 3 में हमारे पास एक एरे बने, जो कि एरे 1 की जो वैल्यूज़ हैं और जो एरे 2 की जो वैल्यूज़ हैं, वो सब मैं सब इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, 5 6 7 8, ठीक है। मैंने इसको 5 6 7 8 वैल्यूज़ दे दी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मर्ज करके मेरे पास एक एरे 3 बने, मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ सब एरे 3 में मौजूद हों। तो हमारे पास एक तरीका तो ये था कि हम लोग एरे 3 को ऐसे पहले जो हम लोग करते थे कॉन्केटिनेशन, उसमें ये होता था कि एरे 1 डॉट कॉनकैट एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारा जावास्क्रिप्ट में, जो कि कॉन्केटिनेशन करता है,
और एरे 2 मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं एरे 3 को लॉक करता हूँ। इधर सिंपल एरे 1 कॉन्कैट बिल्ट इन फंक्शन जो कि एरे 2 और एरे 1 की वैल्यूज़ कॉन्कैट करके एरे 3 जो एरे बना है वो उसमें दे देगा हमें। अब मैं एरे 3 को करता हूँ प्रिंट। तो आप देख सकते हैं मुझे एक नया मैंने एरे 3 बनाया है, उसकी जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक मर्ज इन एरे 1 और एरे 2 को मर्ज करके मैंने एक एरे 3 बना लिया है। ठीक हो गया। पहले तो हम लोग ऐसे कर सकते थे। ठीक है। अब हम जो अब जब स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए से भी हम लोग मर्ज कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट एरे 3 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये एरे है, डॉट 3 डॉट लगाया एरे 1, कॉमा डाल दिया, फिर 3 डॉट लगाया एरे 2। ठीक हो गया। स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि रेस्ट पैरामीटर हम लोग मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी डिफरेंस है रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर में, सॉरी। अब इसको देखते हैं। तो एक सिंपल वो सेम फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं, सेम हमारे। अच्छा, इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि हम लोग इधर और भी वैल्यूज़ इसके साथ साथ और भी वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको 10 कर देता हूँ शुरू में। ठीक है, बीच में भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आखिर में भी कर सकता हूँ। आखिर में मैंने 20 डाल दिया। अब देखते हैं, ये देख सकते हैं शुरू में 10 भी ऐड हो गया है, 20 भी हो गया एक ही लाइन में। जबकि हम लोग इधर नहीं कर सकते थे। जो पहला तरीका था उसके लिए हम लोग करना क्या पड़ता कि शुरू में अगर हम लोग करें तो सबसे पहले तो शिफ्ट करते हैं, मतलब शिफ्ट या अनशिफ्ट था। ठीक है, एक मेथड है, उसको पुश करते हैं पहले और फिर उसके बाद कॉन्केटिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर पुश करते हैं, तो वो 3 लाइनों में आ जाता है कोड। इधर हमारा एक सिंगल लाइन में हम लोग ये कर पा रहे हैं। ठीक है, मर्ज भी हो रहा है और हम लोग वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं। इसकी एक यूज़ ये हो गई एरेज में। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर दो इसको भी कमेंट करता हूँ। मैं इधर एक और यूज़ हमारा स्प्रेड ऑपरेटर का है। मैं इधर दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj1 के नाम से एक। ठीक हो गया। और उसमें मैं एक प्रॉपर्टी नेम दे देता हूँ और उसकी वैल्यू में रख देता हूँ अली। ठीक हो गया। एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, लेट obj2 के नाम से। और इधर मैं दे देता हूँ एज। एज प्रॉपर्टी दे दिया और उसकी वैल्यू दे दी मैंने 19 दे दी मैंने। अब इन दोनों को मैं, सॉरी, इन दोनों के मैं मर्ज करना चाहता हूँ एक नए ऑब्जेक्ट। अब मैं लेट एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा obj3 के नाम से। ठीक हो गया। उसे मैं कर्ली, देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ये याद रखें। मैंने इधर कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर दी। ठीक हो गया। अब मैं इधर क्या कहते हैं obj1 करता हूँ, कॉमा डॉट obj2। अब ये मर्ज होके दोनों, अब मैं obj3 को लॉक करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं इसको रन करता हूँ, नोट ऐप डॉट जेएस। ये देख सकते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 3 को जब मैंने प्रिंट किया तो वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ मर्ज करके मुझे दिखा दिए, शो कर दिए। इसमें नेम भी, ऑब्जेक्ट 3 में नेम भी है ऑब्जेक्ट 1 का और ऑब्जेक्ट 2 का एज भी है। अब मैं इसको अगर वैल्यूज़ ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको इधर कोर्स डाल देता हूँ। ठीक है, कोर्स में वैल्यू डाल देता हूँ, सॉरी, वेब3। ठीक हो गया, वेब3। अब देखते हैं, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये देख सकते हैं इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई है वेब3। इस तरह करके हम लोग मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को भी मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। माइक ऑन कर ले। अगर दोबारा रिवीजन कर दें। ये काफ़ी पहले मैसेज आया था, बहुत टाइम पहले, ये आपने रिवीजन कर दिया इसकी। ठीक है, ठीक है। और किसी को मसला नहीं है? चलिए ठीक है। अब जो दूसरे आबिद भाई हैं दूसरा इसके बाद। आबिद भाई हैं, बिल्कुल। जी, आबिद भाई अगर हैं तो प्लीज़ अपनी अस्सलाम स्क्रीन वालेकुम। शेयर करें।
वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। हमाद भाई पहले मैं करूं? आप कर ले, आपका कौन सा मुझे कुछ टॉपिक था? ज़रूरी से काम है। एस्केप करेक्टर। ठीक है। ठीक है, आप कर ले, मैं प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन ऑन कर लें, शेयर कर दें स्क्रीन। आवाज़ साफ आ रही है? बैकग्राउंड में कोई नॉइस तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। ये अब्दुल राफे का क्वेश्चन है, कर्ली ब्रेसेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन के लिए मेन सिंटेक्स है कि जिस तरीके से आप कोई लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते अली भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। जी ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। फंक्शन जो है वो कोड की रीयूजिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, अगर हमने एक कोड एक जगह पे लिखा और वही कोड हमें दूसरी जगह पे ज़रूरत पड़ता है, तो अगर हम फंक्शन ना यूज़ करें तो हमें वो कोड बार बार रीराइट करना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन जब हम किसी कोड के फंक्शन के अंदर डाल लेते हैं, फिर हम जस्ट उस फंक्शन को वहाँ पर जाके कॉल कर लेते हैं, तो वो सारा कोड वहाँ पर इम्प्लीमेंट हम करवा सकते हैं। तो ये सिंपली आप एक लाइन में अगर इसका आंसर ये समझें, हम कोड की रीयूजिबिलिटी बनाने में और कोड नंबर ऑफ़ लाइंस और कोड को रिड्यूस करने के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं। अच्छा, जो मेरा टॉपिक है वो है एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर क्या है? ये कैरेक्टर जैसे नाम से ज़ाहिर है, कैरेक्टर जो है वो है एक बैक स्लैश। बैक स्लैश इस तरह से, ठीक है, बैक। तो और ये इसका काम क्या है? ये मोस्टली हम स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं। ये अगर हम देखें ज़रा इन आवर, मोस्टली हम स्ट्रिंग्स में यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें स्ट्रिंग में कोई डबल कोट्स डालनी हो, फॉर एग्जांपल किसी सेंटेंस में किसी वर्ड पे एम्फसाइज करना हो ना, तो हम एम्फसाइज के लिए क्या करते हैं? डबल कोट्स उस वर्ड के इर्द गिर्द लगाते हैं। तो उस स्ट्रिंग में जब हम उस कोड्स को नॉर्मली लिखेंगे तो वो एरर देगा, लेकिन हम एस्केप कैरेक्टर के ज़रिए उस डबल कोट्स को एस्केप कर देते हैं। मतलब फिर जो वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो होता है वो इसको एरर शो नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें इसके मुख्तलिफ यूज़ है। पहला यूज़ जो है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो एग्जांपल है कि लेट ए इज़ इक्वल टू, मैं एक सेंटेंस लिख, वी आर इन पाकिस्तान। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के इर्द गिर्द डबल कोट्स है यानी एम्फेसिस के लिए, तो अगर मैं डायरेक्ट लगाऊं तो ये मुझे एरर शो करेगा। तो इस एरर, क्योंकि जो कंपाइलर वो समझता है कि जो इंटरप्रेटर जो है ना वो समझता है कि यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है, तो वो इसको छोड़ देता है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस कोड के पीछे एक बैक स्लैश लगाते हैं, ठीक है। अब अगर अगेन देखें तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस डबल कोड को नहीं समझ पा रहा। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसके पीछे भी एक बैक स्लैश लगाते हैं, तो अब एरर ये नहीं देगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं कंसोल लॉग करूँ,
मेरे सिस्टम आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो सही शायद रिकॉर्डिंग ना हो पाए आज। अच्छा, पता नहीं बार बार स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पाकिस्तान के इर्द गिर्द डबल कोट्स हैं, पाकिस्तान डबल कोट्स में लिख दिया है। ये किस वजह से? ये इस बैक स्लैश की वजह से। ठीक है, अब इसका दूसरा यूज़ क्या है? इसको हम मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे एन, टी और इस तरह से बाकी कुछ और भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक स्लैश विद एन। एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है न्यू लाइन। ठीक है, अगर हमें किसी दो सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस को अलग अलग लाइन में लिखना हो, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं, बैक स्लैश विद एन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा यहाँ ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब देखिए, कांस्टेंट न्यू लाइन इज इक्वल टू दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेंटेंस को एक लाइन में लिखूँ और इस वाले सेंटेंस को मैं दूसरे लाइन में लिखूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में बैक स्लैश विद एन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन में आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन ये इस लाइन को चेंज कर देता है, ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। अब अगर मैं कंसोल लॉग इसे करूँ तो ये आप अगर इधर देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है ये अलग लाइन में आए और ये दूसरा लाइन दूसरी लाइन में आए। ठीक है, तो हम बैक स्लैश का एक फंक्शन ये है। अब अगर हम इसका दूसरा फंक्शन देखें, दूसरा फंक्शन इसका है फॉर एग्ज़ाम्पल सबर एक ये बैक स्लैश एन का एक और एग्ज़ाम्पल करवा दो, जो स्टार का पैटर्न नहीं होता उसमें हम यूज़ करते हैं। स्टार का पैटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से कि सबर एक मिनट, लेट्स से कि मुझे कुछ इस तरह सा स्टार का पैटर्न बनाना हो। ठीक है, कि पहले लाइन में एक हो, दूसरे लाइन में दो हो, तीसरे लाइन में तीन हो, तो हम यहाँ भी बैक स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दो लूप्स बनाते हैं, नेस्टेड लूप्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लूप मैं यूज़ करता हूँ।
अब अगर यहाँ देखें तो मैंने दो लूप्स बनाए। एक है लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि जिसमें आई ज़ीरो से शुरू होता है और वो अप टू 5 तक चलता है, यानी इसमें 6 आइट्रेशन होंगी। 0 1 2 3 4 5 6 आइट्रेशन होंगी इसमें। फिर इसके अंदर एक नेस्टेड लूप है जो कि जे है। जे 0 से शुरू होता है और वो आई तक जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट आइट्रेशन में, इसके फर्स्ट आइट्रेशन में आई किसके बराबर होगा? सर इसमें फॉर एग्जांपल, सॉरी ये 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि आई जब 1 है तो, और यहाँ जे भी 1 होगा, तो जे जो है वो आई तक चलेगा, यानी फर्स्ट लाइन में मेरे साथ सिर्फ एक ही स्टार आएगा। और मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो फिर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो इसने क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में आई 1 है और जे भी 1 है, तो इसने एक ही स्टार प्रिंट किया है। दूसरे आइट्रेशन में चूँकि आई जे 2 हो जाता है, ठीक है, इनर लूप जब चलता है जे 2 हो जाता है तो उसकी वजह से 2 स्टार्स बनते हैं। इस तरह से सो ऑन 3 4 और 5, ठीक है। इसमें ये बैक स्लैश एन का क्या काम है, तो अगर मैं इसको हटाऊँ तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। सर एक मिनट, ये देखिए अगर मैंने बैक स्लैश को कमेंट आउट कर दिया तो ये सारे मुझे एक ही लाइन में देगा, ठीक है। तो ये बैक स्लैश का ये काम है कि ये हर जो स्टार जो आइट्रेशन है उसको अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दे, ठीक है। अब इसके बाद सर इसका दूसरा फंक्शन क्या है, एस्केप कैरेक्टर का। और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है किसी भी दो स्ट्रिंग्स के बीच में कोई हमें टैब देना हो, यानी गैप देना हो। तो हम इसको देखते हैं। इसमें हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल टैब टेक्स्ट, उसमें मैंने स्टोर किया एक स्ट्रिंग क्या है कि फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड है और थर्ड है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में मैं गैप देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसके बीच में गैप देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसके बीच में बैक स्लैश टी लगाया है, ठीक है। बैक स्लैश टी ये क्या करता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को गैप, मतलब इसके बीच में गैप आएंगे। मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ। आप अगर यहाँ देखें तो एक मिनट, मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो एक साथ लिखे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ आंसर में देखूँ कंसोल लॉक करने के बाद तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में गैप आ रही है। किस वजह से आ रहे हैं? ये इस एस्केप कैरेक्टर यानी बैक स्लैश टी की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात सब लोग ध्यान में रखिएगा प्लीज़, कि जो हम एस्केप कैरेक्टर बोल रहे हैं वो हमारी बैक स्लैश है। बैक स्लैश को एस्केप कैरेक्टर कहा जाता है। जब हम उसके साथ टी लगा देते हैं तो वो जो टी है वो टैब कैरेक्टर है, मीन्स कि वो दो वर्ड्स के दरमियान, दो स्ट्रिंग के दरमियान टैब का काम करती है इलांग विद एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। और जब हम इसके साथ एन लगा देते हैं तो ये एस्केप कैरेक्टर जो है फिर वो काम करता है वहाँ पर एज अ न्यू लाइन ऑपरेटर, यानी कि वो न्यू लाइन में किसी भी टेक्स्ट के दरमियान नई लाइन इंसर्ट करने के लिए फिर जब हम एन लगाते हैं तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर के तौर पर काम करता है। जब बैक स्लैश के साथ टी लगाते हैं तो वो टैब कैरेक्टर के तौर पे काम करता है। जब सिंगल हम बैक स्लैश लगाते हैं तो वो स्टैंड अलोन एस्केप कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, अगर मैं हम इधर देखें, मैं इधर एक ऐड जी करता जी, हूँ, मैं भी ऐड करता हूँ। अच्छा, अगर जैसे बिल्कुल शहजाद भाई ने कहा एन न्यू लाइन के लिए होता है, और टैब जो होता है, टी जो होता है वो टैब के लिए यूज़ होता है। टैब का मतलब वो 6 कैरेक्टर स्पेस छोड़ देता है, 6 कैरेक्टर्स के जितने स्पेस छोड़ देता है।
बाकी अगर हम लोग ये बैक स्लैश जो ये स्केप कैरेक्टर ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम लोग सिंपल टी लिखे स्ट्रिंग के अंदर तो वो तो एज ए स्ट्रिंग उसको एज ए समझेगा कि ये तो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग करके सिंपल टी प्रिंट कर देगा। अगर उसको हम लोग स्ट्रिंग को चाहते हैं कि वो एज ए स्ट्रिंग ना ले, वो एस्केप करके वो एज अ टैब हमारा कैरेक्टर यूज़ हो, तो उसके लिए हम लोग बैक स्लैश लगा देते हैं और बैक स्लैश के जो अगला जो कैरेक्टर होता है वो उस स्ट्रिंग में से एस्केप हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। अभी अगर डबल कोट्स हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, अगर हम लोग उसे प्रिंट करना चाहे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिखेंगे तो वो हमें एरर देगा क्योंकि 3 डबल कोट्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि अगर हम लोग बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर करके डबल कोट्स उसके साथ राइट साइड पे कैरेक्टर डाल देंगे तो वो जो सिंगल कैरेक्टर उसके साथ बैक स्लैश के साथ हमने लगाएगा वो उसको एज स्ट्रिंग कंसीडर नहीं करेगा, वो उससे एस्केप हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। जी आप कंटिन्यू करें अली जान। जी ठीक है। मैं इसकी ये जो हमाद भाई ने कहा है कि इसके मैं इसकी प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। मैं अगर यहाँ से ये बैक स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ टी लिख देता हूँ जो कि टैब के लिए यूज़ है टी। अगर मैंने इससे बैक स्लैश रिमूव कर दिया तो ये क्या करेगा, जब मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा तो ये जो टी जो है ये उसको एज अ स्ट्रिंग पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम स्केप करेक्टर लगाते हैं यानी बैक स्लैश, तो वो इस टी को, ये जो टी है या एन है, उसको स्केप करने में यानी उसको रीड ना करवाने में उसकी मदद करता है, इसलिए उसको स्केप करेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करवाना हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जनरली अगर कोई प्रोफेशनल ना हो तो क्या करेगा, वो इस तरह कुछ लिखेगा कि फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा कि वो फर्स्ट नेम लिखेगा, उसके बाद कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस, और उसके बाद लास्ट नेम लगाएगा जो कि एक या, और उसके दरमियान गैप देने के लिए वो क्या करेगा कि वो क्या कहते हैं, डबल कोट्स लगाएगा ताकि उसमें गैप आए। तो ये जो है ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है राइटिंग का। अगर मैं इसको दिखाऊँ आप लोगों को तो ये देखें, दरमियान में गैप तो आए फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में, लेकिन ये एक राइटिंग का प्रोफेशनल वे नहीं है। प्रोफेशनली लोग किस तरह लिखते हैं कि इनके बीच में स्लैश बैक स्लैश टी लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। सॉरी, आपको प्लस लगाना होगा क्योंकि स्केप कैरेक्टर्स ये स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं, या तो आप इसको बैक टिक से कर ले सबको पूरा। जी मैं बैक टिक से करता हूँ, जी वो बैक उसमें टिक थोड़ा से कर ले, अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। अब अगर देखिए कि मैं इसके दरमियान में बैक स्लैश टी लगाता हूँ तो मैं, ये मुझे वही रिजल्ट देगा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे, वे ऑफ वे, राइटिंग। वेरिएबल को रन टाइम पे वो करने के लिए आप डॉलर साइन और ब्रेसिस के अंदर वेरिएबल सॉरी का नाम लिखें। सॉरी, जी जी। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह दोनों में के दरमियान में गैप आ जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह फिर हमें स्ट्रिंग के दरमियान कोट्स लगाने हो, जो मैंने पहले भी यहाँ आपको दिखा दिए थे, ठीक है, इसका एग्जांपल
ठीक है, लेकिन एक दफ़ा और करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी क्या कहते हैं, डबल कोट्स लगाना किसी वर्ड्स के अराउंड, तो हम क्या करते हैं कि उसी बैक स्लैश ही के ज़रिए करते हैं, ठीक है? एस्केप करवा देते हैं उस बैक क्या कहते हैं उस फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखें तो वेरिएबल है एस्केप कोड, इसमें क्या हमने स्टोर किया, ही सेड हेलो। तो इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ बैक स्लैश लगाए, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा कि ही सेड, और ये जो हेलो है ये जो डबल कोट्स में इनक्लोज्ड आएगा। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अली भाई, जी मीटिंग एंड होने में 5 मिनट रह गए हैं, आप अपना जी टॉपिक कंक्लूड कर लें। 5 ठीक है, मिनट मैं में। जी जी। मैं लास्ट, बस ये लास्ट वाला रहता है, मैं इसको करता हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिंगल कोट। जिस तरह हमने डबल कोट्स लगाए ना वर्ड्स के अराउंड, यानी वर्ड्स को हमने डबल कोट्स में इंक्लूड किया, इस तरह हम सिंगल कोट्स में भी वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आप यहाँ देखें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एस्केप सिंगल कोट, ठीक है? उसमें हमने क्या किया कि शी सैड कॉमा बैक स्लैश हाई और फिर यहाँ बैक स्लैश, तो ये इसका रिजल्ट मेरे पास किस तरह आएगा कि ये जो हाई है ये सिंगल कोट्स में इंक्लोज्ड आएगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये इधर आप अगर देखें तो ये जो हाई है ये सिंगल क्लोज में इंक्लोज्ड आया है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं बैक्स एस्केप रेटर के कुछ फंक्शंस थे कि हम एस्केप रेटर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके बाद एक दूसरा है बैक स्लैश, यानी अगर हमने स्ट्रिंग में कोई बैक स्लैश लगाना हो तो हम उसके लिए डबल बैक स्लैश यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको कंसोल लॉक करके दिखाता हूँ आपको। इधर अगर आप देखें ना, मैंने यहाँ दो बैक स्लैश लगाए, तो इसमें जो ये एक है ये स्ट्रिंग में इंक्लूड आ जाएगा, ठीक है? यानी स्ट्रिंग में ये मुझे शो कर देगा, ठीक है? तो ये कुछ फंक्शंस थे बैक एस्केप कैरेक्टर के। जी, कोई क्वेश्चन हो तो, अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर दूसरे तीन भाई 3 मिनट में ये मीटिंग एंड होने वाली है। मैं सब शहजाद भाई की स्क्रीन ऑफ है कि न्यू मीटिंग अगर कर ले तो उसमें फिर बाकी जो जिनके टॉपिक्स 2 टॉपिक्स हमारे पास रह गए हैं वो कर लेंगे। बस तलहा स्क्रीन भाई को और मैं अभी आबिद सर। बंद करता हूँ ठीक है, और न्यू मीटिंग सही करके इस फिर तरह दोबारा ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये मीटिंग क्लोज करते हैं, सही है? तलहा भाई